हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका पहला पेपर अर्थात 9 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर को आप अच्छे से तैयार कीजिए। सॉल्यूशन के साथ आपको फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो यहाँ पर समय जो है आपको जो है यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, वह हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। हर एक विषय का आपका पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि आपसे विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पर 6 अंक में विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो आपको अभी से तैयार करते जाना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो होता है रामचरितमानस। यहाँ पर 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा दिया गया है मेघ आय किसकी रचना है। तो मेघ आय जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। बी नंबर का जो है 2 नंबर का विकल्प है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया कामायनी है। तो कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। जो आ नंबर में दिया गया कामायनी एक क्या है? महाकाव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाकाव्य होगा। चौथा दिया गया है इसके बाद कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो यहाँ पर किस लिए आता था? हाजिरी लेने के लिए। 2 नंबर का जो विकल्प है चौथे का उत्तर होगा हाजिरी लेने के लिए। 5वां समास के प्रकार होते हैं। तो आपको पहले से ही पता होगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद 6वां दिया गया है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो यहाँ पर रिपोताज इसका आंसर होगा। 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। आप उत्तर में क्या लिखेंगे? रिपोताज। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको 6 अंक में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है कैदी और कोयल दोनों ही हैं। तो कैदी और कोयल दोनों ही क्या हैं? गुलाम हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का विकल्प दिया है गुलाम, इसका उत्तर होगा। दूसरा है खालिस्तान छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तुक। आपको ध्यान रखना जो आखिरी में दिया गया है तुक, इसका आंसर होगा। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो जितने भी रस हैं सभी का आपको स्थायी भाव तैयार कर ही लेना है, यहाँ से एक विकल्प बनेगा ही। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो आपको उत्तर क्या लगाना है? शोक, जो दूसरे नंबर पर दिया गया है। चौथा है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। तो किस भाषा के जानकार थे? उर्दू भाषा के। किस भाषा के? उर्दू भाषा के। इसके बाद 5वां दिया गया है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी। आपको उत्तर लिखना है। 6वां है रीढ़ की हड्डी व्यथा में लिखी गई जो है यहाँ पर एक रचना है। तो क्या है? एक एकांकी है। उत्तर क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको पेपर की PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी पेपर के 1 दिन पहले। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम। हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया गया है फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से। फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से। तो वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम पर जो है PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य दिए गए। पहला है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो यह कथन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है खंड काव्य की कथा वस्तु विरस्तित होती है। तो यह कथन जो है आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा पूछा गया है यहाँ पर नाटक गद्य की गौण विधा है। तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा कथन आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। 5वां है मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है। तो मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। इसके बाद 6वां दिया गया है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं जो कि 6 अंक में पूछी गई हैं।
स्तंभ आ और स्तंभ ब दिए गए हैं। पहला है कबीरदास, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको 6 नंबर से मिलाना है, जो कि 6 नंबर में दिया गया है। यहाँ पर बाह्य आडंबरों का विरोध, कबीरदास ने क्या किया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, तो ये पहले की सही जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर। दूसरा दिया गया है उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं आपको ध्यान रखना है कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, आपको 4 नंबर से मिलाना हो, पहले की आपको 6 नंबर से। तीसरे नंबर है अश्रु का तद्भव, तो इसका हो जाएगा आंसू, घ नंबर से आपको मिलाना है। चौथा है हरिशंकर परसाई, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको जा नंबर से मिलाना है। किस नंबर से, यहाँ पर जा नंबर से आप मिलाएंगे आश्रय से। इसके बाद नैतिक का विलोम, तो यहाँ पर नैतिक का विलोम क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनैतिक, का नंबर को ऑप्शन होगा। छठवां दिया गया है विभीषिका, तो इसकी आपको भयंकरता से सही जोड़ी मिलाना है, गा नंबर के ऑप्शन से आप सही जोड़ी मिलाएंगे, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर इस प्रकार से जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं, इनको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया रसखान किसके अनन्य भक्त थे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रसखान थे किसके अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण के। उत्तर में आपको क्या लिखना है, श्री कृष्ण लिखना है, पहले का उत्तर होगा। दूसरा है जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ जो है शब्दा अलंकार होता है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, शब्दा अलंकार लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है, शब्दा अलंकार। तीसरा है सालेम अली अन्य किस नाम से जाने जाते थे, तो आपको ध्यान रखना है बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे बर्डमैन ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद चौथा दिया गया किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, क्रिया लिखना है। इसके बाद पांचवा है इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी जो है राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो उत्तर में आपको नदी का नाम लिखना है पुनपुन नदी। कौन सी नदी, पुनपुन नदी, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे पुनपुन नदी। इसके बाद छठवा दिया गया है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे, तो कितने भाई बहन थे, 4 भाई बहन थे, उत्तर हो जाएगा 4। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे से आपको अभी से तैयार कर लेना है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और अथवा में पूछा गया है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, तो इनके हम उत्तर देखते जाते हैं फिर। तो यहाँ पर छठवें का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा भक्ति काल की विशेषता यहाँ से यहाँ तक कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति और आध्यात्मिकता का अहम योगदान रहा। इस काल में लिखे गए भक्ति काव्य और दोहे आज भी हिंदी साहित्य की जो है अमर कृतियों में गिने जाते हैं। इसके बाद इसके अथवा में जो पूछा गया छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता, तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का उत्तर हो जाएगा छायावाद की 2 विशेषता आप लिखेंगे व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण, इस प्रकार से 2 विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखना है, तो इनके उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काव्य की 2 विशेषताएं, इस प्रकार से आप विशेषताएं लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना में भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं हैं कल्पना शक्ति और सौंदर्य चेतना और प्रकृति चित्रण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 8 है मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, अथवा में पूछा गया है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, इनके उत्तर भी आपको एक साथ बताए जाएंगे। 9वां है कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। अथवा में पूछा गया है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा कि मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से जो हमारे मन में स्थित। अभी से आप तैयार करते जाइए, अच्छे से आप इसका रिवीजन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा पूछा गया है कि लता ने जो है बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा क्योंकि वह मेघ के देर के आने के कारण व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 9 पूछा गया है, कोयल की कूक सुनकर और अरहर सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। 10वां है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए अथवा में छंद की परिभाषा और उसके भेद। तो प्रश्न क्रमांक 9 है कोयल की कूक सुनकर, इसका उत्तर हो जाएगा कि कोयल की कूक सुनकर जो है कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह किसी का संदेश कूक कर कहना चाहती है। कवि कोयल से कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, बोलकर अपना संदेश मुझे सुनाओ। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा का उत्तर हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न का उत्तर होगा अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकणियों यानी कि कारधानी के समान प्रतीत होते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10 में रस की परिभाषा और रस के स्थायी भाव रस के अंग लिखना है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और रस के जो है स्थायी भाव यहाँ पर कुछ 10 प्रकार के होते हैं, इनको आपको तैयार करना। रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा पूछा गया छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार। तो हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। छंद के अंग मात्रा, यति, गति तो को गण होते, छंद के प्रकार होते मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 जो पूछा गया है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में पूछा गया है काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाएगी कि जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विगते सत संत सरोज सब, हर्ष लोचन भ्रंग। इस प्रकार से। और यहाँ पर रूपक अलंकार के प्रकार हो जाएंगे समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में जो अथवा में पूछा गया है काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर काव्य की परिभाषा काव्य वाक्यों का ऐसा समूह होता है जिसमें चुने हुए शब्दों के जरिए मनोवेगों और कल्पनाओं का प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझते जाना है। काव्य के 2 प्रमुख भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। अथवा में पूछा गया एकांकी विधा की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर हो जाएगा एकांकी की 2 विशेषताएं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी आकार में छोटी होती है, यह लगभग आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर देख लेते हो। प्रश्न क्रमांक 13 है राहुल साकरत्यायन अथवा हरिशंकर परसाई की भाषा शैली और 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 2 विशेषताएं तैयार करनी है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 जो पूछा गया, सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया है कि 2 बैलों की कथा पाठ में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। अथवा में पूछा गया है तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल साकरत्यायन की किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आपको 2 या 3 विशेषता आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 महादेवी वर्मा जो है उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, लिखिए। अथवा में पूछा गया कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। और प्रश्न क्रमांक 16 पे आसानी से बन जाएगा अंधे की लाठी। अंधे की लाठी कहलाता है एकमात्र सहारा। इसका मुहावरा आप बनाएंगे तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधी की लाठी थे। टेढ़ी खीर कठिन कार, तो यहाँ पर जो होता है हिमालय पर्वत पर चढ़ना या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना एक टेढ़ी खीर है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और नेपाल शब्द क्या है, इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देख लेते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अथवा में पूछा गया यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। प्रश्न क्रमांक इसके बाद 16 का उत्तर हमने आपको बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 है जो कि यहाँ पर दिया गया है कि गोलंबर के पास जो है जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। अथवा में पूछा गया लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 18 संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी गई, आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी यह ऐलान कर रही थी कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि से के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, आप सावधान हो जाएं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा हो जाएगा कि भारतीय लेखिका मृदुला गर्ग अपनी दादी से बहुत प्रभावित थी। अब क्यों प्रभावित थी और उनसे बहुत प्रेरणा मिली थी। उनकी दादी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। उन्होंने ज्ञान, पारंपरिक मूल और कहानी कहने का ज्ञान दिया, जिसने मृदुला गर्ग के विश्व दृष्टिकोण और लेखन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 आपको स्वयं ही करना है। प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे एक संदर्भ प्रसंग पूछा गया और व्याख्या पूछी गई है, इस प्रकार से अथवा का दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया जल है तो काले विषय पर एक अनुच्छेद लिखे। तो अनुच्छेद आप तैयार कर सकते हैं जो कि 3 अंक में पूछा गया है। अथवा में पूछा गया है आप किसी खेल में अधिक रुचि है, विषय पर 2 मित्रों के मध्य संबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है निम्नलिखित आपट काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर इस प्रकार से 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। अथवा में का भी आप कर सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक, शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता, उपरोक्त गद्यांश का सारांश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है अपनी कक्षा शिक्षा को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में पूछा गया अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निबंध लिखना है। निम्न में से किसी एक विषय की रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ से आपको पर्यावरण प्रदूषण और जीवन में खेलों का, इन दोनों को आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से इसके बाद हम उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के जो विकल्प पूछे गए थे इनके उत्तर हो जाएंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको तैयार करें। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है, अच्छे से काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा जो कि खालिस्तान पूछे गए थे, यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य, कुछ इस प्रकार से आपको सत्य सत्य के उत्तर तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी, इसी प्रकार से आपको पेपर में बनाकर आना है, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो इनके उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्य में, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।